हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। इस दिन की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सभी का कल्याण करें। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ सरस्वती की अनुकंपा हम लोगों के जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है, जिससे ही हमारी पढ़ाई में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है और यही माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि माँ सरस्वती आपके कंठ में, आपके विवेक में, आपकी बुद्धि में सदैव विराजित रहे और जिससे जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं तथा जीवन में होने वाली सभी परीक्षाओं में आप लोग अच्छे अंकों से अच्छी तरह से सफल हों तथा हमारे देश के लिए एक उन्नतशाली कार्य करें, हमारे देश को उन्नतशाली बनाएं। धन्यवाद। अब हम लोग अपने मुख्य विषय पर आते हैं, मेन टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लगभग जो है आपकी हर साल आती ही रहती है। इसके लिए रेट इक्वेशन डेरिवेशन है। थोड़ा सा बायो वर्ग से जो बच्चे आते हैं उनके लिए कठिन लगता है, लेकिन उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो भी उनके लिए बहुत सा आसान हो जाए, इजी गोइंग हो जाए। और जो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा इसमें वो सब बच्चे पूरे के पूरे नंबर ले आए, जिससे उनका स्कोर, मैंने पहले भी वादा आपसे किया है, अगर आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और सभी वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से जो है उनको समझेंगे, तो आपके पूर्णतया माँ सरस्वती की भी कृपा होगी और 60+ मार्क्स जरूर ही आएंगे। 30 मार्क्स आपको आपके विद्यालय से मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में। मींस आपका टोटल स्कोर 90+ आउट ऑफ 100 होना निश्चित है। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। कहीं पर दिक्कत लगे आप तुरंत उसको जो है कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपका डाउट भी सॉल्व कर दूंगा और आपकी सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाएगा। हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहली चीज होती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है क्या। तो ऐसी सभी रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल सिंगल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। रिएक्शन में चाहे जितने भी आपके जो है मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन जो है हम लोग केवल एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आजकल वर्ल्ड में बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। जगह जगह जो है आप देख रहे हो कि रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, अमेरिका उधर धमकी दे रहा है कि हम भी युद्ध कर देंगे, ग्रीनलैंड को कब्जा करेंगे, ईरान पर, इराक पर, कहीं कुछ चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान भी होता रहता है बीच बीच में। तो इन सब के बीच में बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है परमाणु बम, एटम बम। एटम बम किस चीज़ से बनता है? यूरेनियम से। और यूरेनियम जो है आपका क्या है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, मीन्स रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का या रेडियो एक्टिव मटेरियल का धीमे धीमे अपना जो है अपनी मूल जो मेन जो है उसका इनिशियल अमाउंट थी उससे कम हो जाना, चाहे वो रिएक्ट करे चाहे ना रिएक्ट करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिके। तो डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब जो है हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करें। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन ए गिव्स आउट प्रोडक्ट्स। ये हमने मान लिया कि ये आपकी रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने मान ली है कि लेट अस सपोज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स आउट प्रोडक्ट्स। ये हो गए। अब यहां पर दूसरी चीज हम लोग लेके चले इसको, क्या चीज है कि अब हम लोग फिर से पुनः मानते हैं कि लेट अस सपोज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज ए स्मॉल ए मोल पर लीटर इनवर्स। ये कब है आपका? टाइम इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है आपका। जैसे घर में आप जो है घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो सबसे पहले रोटी बनाने के लिए आटा लेके आती है।
तो आटा रख लिया, मीन्स अभी रोटी नहीं बनी है, आटा आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू 0। तो उस समय जो कंसंट्रेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये ए। तो अब इस समय प्रोडक्ट कितना बना, अब देखते हो आटा आया तो रोटी एक भी नहीं बनी, तो इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा 0। अब थोड़ी देर बाद हम लोग मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी जो आपका प्रोडक्ट था वो x मोल बन गए। तो जो आपका रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन था वो कितना बचा, तो ये जो इतने मोल्स निकल गए वो यहीं से निकल गए, तो आटा घुस गया। आटे घुसने के बाद जो है आपकी रोटी बनी, 1 बनी, 2 बनी, 5 बनी, 10 बनी, तो जितनी भी बनी तो उसको इसमें से लेस कर दीजिए इनिशियल से। तो ये आपका आफ्टर टाइम टी हो गया A माइनस एक्स। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना बच गया, A माइनस एक्स। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो रेट, जो पीछे हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रेट आपका, तो जो रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, दो चीजें होती है यहां पर। तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर लेके चलेंगे। तो यहां पर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, dx upon dt is directly proportional to A minus x। dx upon dt मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, A माइनस एक्स, जो आपका कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t बचा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो यहां पर ये आपके जो है, अब इस dx upon dt प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, इसको हटा लें। तो dx upon dt इज इक्वल टू के A माइनस एक्स। के आपका क्या है, के ही को ही हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये आपका है। तो अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा जो है हम लोग अगेन रिजम्बल कर लें, रीबैलेंसिंग इनकी कर ले कि जितने x वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ ले लें। तो ये आपका बन जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि अब जो है आगे हम लोगों को क्या करना है, ये चीज जो है। अब हम लोगों की इक्वेशन फर्स्ट बन गई थी dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, अगेन से मैंने लिख दी है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटेड ही रेट इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का निशान लगा दीजिए। dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। अब ये इक्वेशन बन गई हम लोगों के पास, dx अपॉन A माइनस एक्स के dt। जो लोग इंटीग्रेशन वाले होंगे वो लोग जो है मतलब मैथ्स के स्टूडेंट वो जानते होंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेगी। जो लोग नहीं होंगे वो इसका जो इंटीग्रेशन आए उसको थोड़ा सा 2 स्टेप आपको दिमाग में रखने ही होंगे, उनको जो है दिमाग में रख लेंगे। तो ये जो है हमारा बन जाएगा माइनस ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आपकी जो है इक्वेशन इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगी। अब ये कैसे आता है इसको भी आपको बता देते हैं। ये dx अपॉन A माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इस A माइनस एक्स को हमने जो है थोड़ी देर के लिए t यहाँ पर यूज हो रहा है तो t नहीं मानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको z मान लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस dx इज इक्वल टू dz, ये बन जाएगा। दूसरी चीज A माइनस एक्स, ये आपका कहाँ लिखा है 1 अपान में लिखा है,
तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन जेड, क्योंकि ए माइनस एक्स को जेड माना, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन एक्स का जो है आपका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। ये हम लोग नेचुरल लॉग के टर्म में लेके चल रहे हैं, जिससे जो है सारे जो है इंटीजर्स सब जो है नेचुरल नंबर सब जो है इसमें आ जाए। तो इसके लिए तो ये जो है आपका, आप इसी में जब इसको रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस लॉग, तो जेड हो जाएगा, और जेड की वैल्यू क्या है आपकी, ए माइनस एक्स। तो ये नेचुरल लॉग के टर्म में था, तो नेचुरल लॉग माइनस ln ए माइनस एक्स ये बन गया। dt का t हो जाएगा, k कांस्टेंट है, k का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो kt प्लस c ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जो ये c है इसको क्या लिखेंगे, c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम लोग लिख दें व्हेन t इज इक्वल टू 0। जब t 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 0। अभी आपने पहले भी देख लिया था कि x की वैल्यू कितनी थी, 0। तो यहां पर बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस ln a, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू कितनी, 0 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू माइनस ln a आ जाएगा। ये हो गया आपका 3 नंबर इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 और 3 को ले लेंगे एक साथ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये इक्वेशन 2 हमारी है माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt माइनस ln e। अब यहाँ पर देखो, एक ये लॉग का टर्म उधर है, एक लॉग का टर्म उधर है, तो इनको जो है एक साथ कर लें, तो ये बन जाएगा आपका kt इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। k के लिए हमें इक्वेशन निकालनी है, तो k के टर्म में k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln, ये a माइनस ln x लिखा हुआ है, तो इसको अगर जो है हम लोग देख लें तो log m माइनस log n, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n को हम लोग लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो उसी टर्म में log ln a अपॉन a माइनस x ये आपका बन जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग की वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, तो इसमें जो है नेचुरल लॉग होता है बेस e पर, तो इसके बेस चेंज करने पड़ेंगे। तो बेस हम लोग क्या लेंगे, 10 ऑन चेंजिंग बेसिस। तो k इज इक्वल टू हम लोग क्या करते, एक जो है नंबर होता है 2.303, इससे जो है हम लोगों को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टी, ये हो गया log a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपकी एक फॉर्म बन जाती है इक्वेशन नंबर 4। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log, अब a आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो c नॉट a माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है, तो इसको लिख सकते हैं ct। ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log c नॉट अपॉन ct। ये डायरेक्ट से भी आप कर सकते हैं, इस टाइप से भी, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी चीज जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं वो होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालें,
कि कोई भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, आपको अभी हमने बताया था कि रेडियो एक्टिव डिके है। रेडियो एक्टिव डिके कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होता है। 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पे जो है एटम बम गिराए गए थे, लेकिन उनका इफेक्ट आज भी है। रेडियो एक्टिविटी कुछ ना कुछ वहाँ अभी भी परसेंटेज चल रहा है, जबकि 80 ईयर्स के अराउंड हो चुका है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। ये आपकी 100% कंप्लीशन में इनके लगभग जो है आपका कितना टाइम लगता है, आपका जो टाइम लगता है वो इनफाइनाइट टाइम होता है। तो इनका हाफ लाइफ पीरियड हम लोग निकालते हैं कि आधी रिएक्शन कितनी समय में हो जाएगी। तो इसके लिए देखो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी हाफ। और जो x है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज्ड, तो x कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का भी आधा, तो A/2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग A माइनस x की जगह पर रख देंगे A/2। इसको टी हाफ के टर्म में लेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 K लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो 2A माइनस A, और ये 2 जो है आपका एलसीएम बनेगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2A/2A माइनस A। आगे सॉल्व कर ले तो 2.303 अपॉन K लॉग 2A/A। ए गायब हो गए, लॉग 2 बचा। लॉग 2 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, याद कर लीजिए। लॉग 2 की वैल्यू जो है आपकी होती है 0.3010। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। तो यहां पर ये आपका हाफ लाइफ पीरियड है। आप जो है अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का पूछा जाए तो इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टी हाफ के फार्मूले में देखिए 0.6932 आपकी आया है, तो यहां पर जो है आप एक चेंज कर लीजिएगा, शायद ये फ्रॉम इक्वेशन 4 है, क्योंकि a माइनस एक्स वाली इक्वेशन जो है 4 नंबर थी तो 3 लिख गया है। थोड़ा सा जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 0.6932 अपॉन के आया हुआ है। अब जो 0.6932 है ये नंबर है, ये कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का यूज नहीं हुआ है, कोई सी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो उनका हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से फ्री होता है। तो मान लीजिए आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन से फ्री होगा, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान हो गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज जो है इतना ही। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लग रहा है तो कम से कम आगे और लोगों से शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ ना कुछ फायदा लगातार मिलता ही रहेगा। थैंक